हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेश मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेश मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल के हौसला बैच में। इस बैच के जरिए आप लोगों को जैसे पता है कि क्लास 10th का जो मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी जो परेशानियां है, जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी उसका समाधान कराने की कोशिश की जा रही है। लगातार वीडियो पे रिस्पॉन्स बहुत स्टूडेंट का हो रहा है, जिसको देखकर हमें भी उत्सुकता महसूस हुई है। और साथ ही साथ मैं उनसे विनती करना चाहूंगा कि वो अपने आसपास जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी उनके दोस्त हैं, उनके पास वे वीडियो को शेयर करना ना भूले। और प्रतिदिन आप हमारे अपलोडेड वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहें। तो चलते हैं बिना किसी देरी किए कॉन्सेप्ट की ओर। तो जैसा कि पिछले जितने भी वीडियो थे उसमें जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे उसको समझने की कोशिश किए लोग। अब हम लोगों को जो कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं उन टॉपिक्स पे हम लोगों को करना क्या है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें अगर बढ़ेंगे तो उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। जैसा कि पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर लेक्चर 3 को देख ले, वहां से आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय को आप बहुत आसानी तरीकों से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन ये बता दें कि ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में भी सॉल्व करा चुके हैं, लेकिन यह जो वीडियो प्रश्नावली वाइज चल रहा है तो इसमें भी इसको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन के हिसाब से जो भी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता है तो इसमें हम करते क्या है, जो बड़ा संख्या होता है उसको ए मान लेते हैं और जो छोटा संख्या होता है उसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहिए चाहे एल्गोरिथम कहिए, यहाँ पे जैसे एल्गोरिथम दिया है तो एल्गोरिथम ही लिखेंगे। एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि जो ए होता है वो बड़ा होता है बी से। तो यहाँ पे दोनों में बड़ा कौन है, तो 225 है। तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 225 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 135 हो जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब हमको क्या करना है, सूत्र लगाना है। सूत्र में क्या होता है, तो सूत्र क्या बोलता है कि यहां पे लिखेंगे इसलिए सूत्र से। तो सूत्र में क्या बोलता है कि ए जो बराबर होता है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है। यानी ए को अगर यहाँ पे 225 लिखे और बी को 135 लिखे तो हम किसी नंबर से गुना करके कोई ऐसा नंबर होगा जिसको जोड़ेंगे तो हमारा बी आएगा। तो इसको बनाने के लिए हम सिंपल सा करेंगे क्या, तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा हम करते हैं कि जैसे हम लोग भाग विधि द्वारा, यानी विभाजन जो विधि होता है उस विधि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले रफ वर्क कर लेते हैं। अब रफ वर्क क्यों करते हैं, इसके पीछे भी कारण है। तो इसके पीछे कारण क्या है, अब मान के चलिए यहाँ पे ए का वैल्यू तो पता है 225, तो 225 लिख दिए। बी का वैल्यू पता है 135 लिख दिए। क्या क्यू का वैल्यू पता है, क्यू यहाँ पे क्या लिखेंगे, चाहे यहाँ पे आर का वैल्यू क्या लिखेंगे। और जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं आता है, तो जब तक आर का वैल्यू 0 नहीं आएगा तो आपका एचसीएफ निकलेगा कैसे। तो ये सब जानकारी कैसे प्राप्त होगा, हम क्यू का वैल्यू क्या रखेंगे, आर का वैल्यू क्या रखेंगे। तो इसमें करना क्या है कि हम किसी न किसी नंबर में गुना करके कोई जोड़ेंगे तब ना यह 225 आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 135 से 225 में भाग लगाएंगे। रफ वर्क में क्या करेंगे, 135 से 225 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। एक बार में यह कटेगा क्योंकि दो बार में 270 हो जाएगा, और 270 क्या है 225 से ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार में काटेंगे तो 135, 5 से 5 गया तो क्या बचेगा 0, और 2 में से 3 तो जाएगा नहीं तो 5 चलेगा। तो यह क्या हो जाएगा 12, 12 में से 3 गया तो क्या बचेगा 9, और एक यहाँ बचेगा, 1 से गया तो 0 कट गया। यानी
अब देखिए क्यू मतलब होता है क्वाइटेंट, यानी क्या होता है भागफल। तो यहाँ पे भागफल कितना आया है 1 आया। कितना आया है 1। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या लिख देंगे 1, और आर का वैल्यू, आर मतलब क्या होता है रिमाइंडर, यानी क्या होता है रिमाइंडर मतलब शेषफल, कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 90। यह हो गया। अब जब पता है कि r का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, r का वैल्यू अगर 0 हो जाता है, तो यह जो b होता है वो किस में बदल जाता है HCF में बदल जाता है। एक बार और रिपीट कर दे कॉन्सेप्ट को कि r का वैल्यू अगर 0 हो जाए, यानी शेषफल का मान 0 हो जाए, तब यह जो b होता है वह b का मतलब हो जाता है HCF। क्या हो जाता है b का मतलब HCF हो जाता है। लेकिन जब r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता है, तो जो होता है a गायब हो जाता है। कल बताए थे वीडियो में, पिछले वीडियो में बताए ही थे कि a क्या हो जाता है गायब हो जाता है, और जो b होता है वह b a में बदल जाता है, और जो यहाँ पे r है वह r b में बदल जाता है। यानी a गायब हो जाएगा, यानी यहाँ पे r का वैल्यू क्या है 90 है, तो यह 0 के बराबर है तो नहीं है। तो यह जो b है वह a जो है वह तो गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि r का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो गायब हो गया। तो बचेगा क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे जो b है वह किस में बदलेगा a में बदलेगा। तो b क्या है 135, तो a में बदलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 135 बराबर। फिर यहाँ पे अब क्या बोला है कि b a में बदल जाएगा, यानी 135 a में बदल गया। r किस में बदल जाएगा b में बदल जाएगा। r का वैल्यू कितना है यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b का वैल्यू हो जाएगा। अब फिर वही झंझट आया कि यहाँ पे Q का वैल्यू क्या लिखे और R का वैल्यू क्या लिखे। तो इसका मतलब क्या है कि 90 से 135 में भाग देना है। तो 90 से किस में भाग देना है 135 में। तो यहाँ पे 90 एकम क्या हो जाएगा 90, और यहाँ से 5 में से 0 गया तो 5, और यहाँ पे 13 में से 9 गया तो क्या बचेगा 4। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 90 में क्या से गुना करेंगे 1 से गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे, और साथ ही साथ उसमें 45 अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 135 आ जाएगा, यही ना आएगा। तो यहाँ पे हम रफ वर्क कर लेंगे ताकि हमारा आसान हो जाए। क्या यहाँ भी r का वैल्यू 0 के बराबर है? तो आप कहिएगा। चाहे हम भी यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या है 45 है, तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे करते क्या है, फिर जब 0 के बराबर नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया a गायब हो जाएगा, यानी a यहां से हट गया। जो b यानी b कितना है 90, तो 90 किस में बदल जाएगा a में बदल जाएगा, और जो r है वह r किस में बदल जाएगा r बदल जाएगा हमारा b में। अब फिर वही झंझट कि यहाँ पे q का वैल्यू क्या लिखे और r का वैल्यू क्या लिखे। तो 45 से अगर भाग लगाना है किसमें 90 में भाग लगाना है, तो 90 में यहाँ पे भाग लगाएंगे। तो 45 दूनी 90, और यहाँ पे क्या आएगा कट जाएगा यानी 0 आएगा। तो 45 से यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, तो 45 दूनी 90, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पे क्या होगा r बराबर 0 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। यहाँ पे r का वैल्यू कितना है 0, तो इसका मतलब जब लिखेंगे जब r बराबर 0 तो जो b हो जाता है b बराबर किसके हो जाता है HCF के। तो b कितना है यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा 45, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यह क्या हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यह था भाग विधि द्वारा, हम रफ करते गए भाग विधि द्वारा। हमारा ये जब चौथे पांचवें क्लास में थे तो ऐसे बताया गया था, बट अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाते आए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन बोला है वो 196 और 38,220 का क्या करना है आपको HCF निकालना है। तो अब तो हमको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि जो बड़ा है उसको a मान लेंगे। तो सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिए चाहे एल्गोरिथम लिखिए, इंग्लिश में एल्गोरिथम कहते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं प्रमेयिका बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रमेयिका से। प्रमेयिका से वह क्या बोलता है कि a जो होता है वो बड़ा होता है b से। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू हो जाएगा 38,220, और वहीं बात की जाए b का, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 196।
तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे सूत्र से। तो सूत्र क्या बोलता है, तो सूत्र हमारा यह बोलता है कि जो ए का होगा, यह ए वह किसके बराबर होगा, बी गुने क्यू, यानी बी क्यू और प्लस में क्या हो जाएगा आर, यही ना होगा। अब यहाँ पर देखिए ए का वैल्यू कितना दिया है, तो 38,000 क्या दिया है, 38,220 बराबर। बी का वैल्यू कितना दिया है 196, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 196 गुने। अब Q का वैल्यू क्या रखें, साथ ही साथ अब कितना से भाग लगाएं और कितना यहाँ पे शेष आएगा। तो आप तो और हम भी उतना तो कैलकुलेशन हमारा फास्ट नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट एक ही लाइन में इसका जवाब दे सके। तो इसके लिए हमको सहारा किसकी लेनी पड़ती है, रफ वर्क की। तो रफ वर्क कर लेंगे, साइड में विभाजन कर लेंगे, भाग ही ना देना है 196 से 38,220 में, तो यहाँ पे 196 और भाग लगा देंगे 38,220 में। एक बार में कटेगा, क्योंकि दो बार में काटेंगे तो यह लगभग 200 के करीब में, 200 का दोगुना क्या हो जाएगा 400। तो यह भी थोड़ा नियरेस्ट जो होता है, यानी स्थानीय जो वैल्यू होता है उसको आगे देखकर बढ़ाकर कैलकुलेशन फास्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एक बार में काटेंगे तो क्या हो जाएगा 196। अब यहां से क्या आया, 2 में से तो 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 12 में से 6 गया तो 6, फिर यहाँ से 7 में से तो 9 नहीं जाएगा, तो 17 में से 9 गया तो क्या बचेगा 8, फिर यहाँ से 2 में से 1 गया तो 1, फिर यहाँ पे 2 उतारेंगे। अब देखिए ये 196 है, अगर 10 से गुना करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1960 होगा। तो 1960 तो यह नहीं ना है, तो इसका मतलब क्या है, यह लगभग 9 से कट सकता है। 9 से काटेंगे तो 9 से क्या हो जाएगा, 9 छक 54 के 4, हासिल में 5 और 9 9 81, 5 86 के 6, हासिल 8 और 9 एकम 9 और 8 17। फिर यहां से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहां से 12 में से 4 गया तो 8, फिर यहाँ पे 15 में से 6 गया तो 9, फिर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पैसा दिया है, और यहाँ से क्या आया 0। अब देखें तो 19 बचे क्या होता है 95, यानी 5 बार में काटने की कोशिश करें तो क्या कट सकता है कि नहीं कट सकता है, तो 5 से देखेंगे तो 6 5 30 के 0 हासिल 3 और 9 5 45 3 48 के 8 हासिल 4 और 9 5 एकम 5 और 4 9, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। यानी अब देखिए यहाँ पे क्या है आया, Q का वैल्यू यानी भागफल कितना आया 196 आया, कितना आया 196 नहीं 195 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 195 और जोड़ R का वैल्यू कितना आया, तो R का वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 है। रिमाइंडर कितना आया, शेषफल कितना आया 0 आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, एक ही लाइन में आ गया। क्या इतना कैलकुलेट कर पाते हैं कि 196 में 195 से गुना करेंगे तो 38,220 आ जाएगा, ऐसा कैलकुलेशन पावर है हमारे में नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए साइड में रफ वर्क कर लिए हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि R इक्वल टू क्या आया 0 आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि R इक्वल टू 0 इसलिए B इक्वल टू HCF है। तो HCF क्या हो जाएगा, तो B का वैल्यू क्या है 196 है, न कि 195। 195 क्या है Q का वैल्यू है, तो Q नहीं ना होगा, तो 196 इसका क्या होगा HCF होगा, और यही आपका आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है 867 और 255 का क्या करना है, आपको HCF निकालना है, यानी मौसा निकालना है। तो क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एल्गोरिथम क्या बोलता है, तो एल्गोरिथम बोलता है कि ए का वैल्यू क्या होगा, वह बी से बड़ा होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 867 और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 255। अब सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र से क्या बोलता है, तो सूत्र से बोलता है कि जो ए का वैल्यू होगा वह बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा, यही ना होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना दिया है 867 बराबर बी का वैल्यू कितना दिया है 255। तो यहाँ पे 255 लिखेंगे, और फिर वही लफड़ा आ गया कि यहाँ पे Q का वैल्यू क्या लिखे, R का वैल्यू क्या लिखे। तो हमको आसान तरीका पता है कि रफ वर्क कर लेंगे। तो रफ वर्क में हम काम करेंगे, तो रफ में क्या लिखेंगे 867 में क्या करना है, भाग देना है 255 से,
तो ये 255 लगभग 250, यानी इसको अगर हम 25 से 75 यानी 3 बार में काट सकते हैं। 3 पचे 15 5 हासिल 1, 3 पचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 765 यह आएगा। अगर घटाएं तो यहाँ से 2, यहाँ से 0 और यहाँ से क्या आया 1 आया। यानी अगर 3 बार में काटते हैं तो इसका शेषफल कितना आएगा 102 आएगा। यानी r का वैल्यू 0 के बराबर है तो नहीं है। तो आपको पता है कि r का वैल्यू जब 0 नहीं होगा तो a को क्या करना है गायब कर देना है, यानी यहाँ से निकलो जल्दी, और b को क्या करना है a में बदल देना है और r का वैल्यू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यह 867 गायब क्योंकि a का मान है, और यह 255 b का मान है तो वह किस में बदल जाएगा a में बदल जाएगा। यानी 255 बराबर यह r किस में बदल जाएगा b में, यानी जो शेषफल है, शेषफल कितना है 102 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 102। अब 102 से एक भाग लगाएं 255 में तो कितना बार में कटेगा और कितना उसका शेषफल आएगा, ये भी तो सोचने वाली बात है। तो यह बिल्कुल आसान है, फिर भाग लगा देंगे किससे 102 से, किसमें 255 में। तो 102 में हम क्या करेंगे 255 में 102 से भाग लगा देंगे। अगर 2 बार में काटना चाहे तो आराम से कट सकता है। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 एकम 2। अगर इसको घटा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से 5 में से 4 गया तो क्या बचेगा 1, और 5 में से 0 गया तो 5, और यहाँ 2 से 2 गया तो कैंसिल हो गया। यानी 102 में हम अगर 2 से गुना करते हैं और उसमें 51 जोड़ते हैं तब हमारा क्या आएगा 255 आएगा। क्या यहाँ पर भी r का मान 0 के बराबर है, तो नहीं है, तो यह नहीं लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जब नहीं है तो ये क्या हो जाता है गायब हो जाएगा, यानी 255 गायब हो जाएगा। b का जो मान होगा वह किस में बदल जाएगा a में बदल जाएगा। यानी b का मान कितना है, तो b का मान यहाँ पे 102 है तो 102 इसमें बदल जाएगा, और बराबर यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, तो r का वैल्यू 51 है तो वह b में बदल जाएगा। और प्लस, अब प्लस नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है गुना करना है। क्या करना है गुना करना है। अब यहाँ पर अब 51 से क्या करना है 102 में भाग लगाना है। 51 में क्या करना है 102 में भाग लगाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बार में कट सकता है। 51 दूनी क्या होता है 102। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 से गुना करेंगे और शेष कितना आया, तो 0 आया। शेष कितना आया 0 आया, यानी r का वैल्यू क्या है 0 है। तब यहाँ पे चूंकि r बराबर 0 तो इसलिए यहाँ पे b किस में बदल जाएगा, वह b बदल जाएगा HCF में। यानी b का वैल्यू 51 है तो HCF का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 51 हो जाएगा। यहाँ पे जो b है ना, b का मतलब b जो वह किस में बदल जाएगा 51 में बदल जाएगा। तो यह जो r है ना r इक्वल टू 0 वही क्या है इस चैप्टर का हीरो। और हीरो का क्या कहता है ए को, कि ए को कहता है कि ना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। यही इसका मतलब जहां r का वैल्यू 0 होगा वहीं जो b होगा वह b किस में बदल जाएगा HCF में बदल जाएगा। तो यहाँ पे r का ही मेन रोल है। अगर r जब तक 0 नहीं होता है तब तक a जो है वह a गायब होते रहेगा। और a कब स्टेबल होगा, कब स्थिर रहेगा, जब r का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 होगा तब। जब r का वैल्यू 0 हो जाएगा यानी r का कोई भी वैल्यू नहीं रहा यानी 0 हो गया, तब b ही क्या होगा इस क्वेश्चन का हीरो बन के सामने आएगा, यानी HCF बन के सामने आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां पर अगर एक्सरसाइज 1.1 की जो अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, वो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेट करता है और ये क्वेश्चन लगभग 2 नंबर में आ सकता है। तो इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या बोला है, तो इसमें बोला है कि आपको क्या करना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या, यानी धनात्मक विषम, यानी विषम कहने का मतलब क्या हुआ, तो विषम संख्या बताए थे ना जो 2 से भाग न लगे, यानी 2 से पूरी तरह से न कट सके। तो क्या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या 6q+1 यानी 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है या नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको कोई नंबर दिया जाए, कोई संख्या दिया जाए, जैसे वह 6 से भाग लग जाए, क्या लग जाए, 6 से अगर भाग लग जाता है उसमें, और उसमें कोई भी अगर एक जोड़े, दो, एक जोड़े, तीन जोड़े, पांच जोड़े, तो एक, तीन, पांच क्या है, एक, तीन और पांच क्या है, विषम संख्या है। क्या है, विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो किसी भी दो संख्याओं को गुना करके उसमें विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वह क्या विषम आता है कि नहीं आता है, इसी को प्रूफ करना है। अगर बात की जाए Q का वैल्यू, तो Q क्या बोला है, कोई पूर्णांक है। क्या है, कोई पूर्णांक। पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 5, यही ना। तो यहाँ पे अगर Q का वैल्यू 1 ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6Q, यानी 6 गुने 1 यानी क्या हो जाएगा, 6 होगा। अगर 2 लिए तो 6 गुने 2 यानी क्या होगा, 12। 6 गुने यहाँ पे 3 लिए तो क्या होगा, 18 होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, Q का वैल्यू अगर यहाँ पे विषम संख्या ले रहे हैं तभी सम आ रहा है, और सम संख्या ले रहे हैं तो सम आ ही रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ते हैं तो सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो क्या आता है, तो सम में अगर विषम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, विषम ही आता है। क्या आता है, विषम आता है। तो यही प्रूफ करना है कि अगर आप 6Q में एक जोड़े, चाहे 3 जोड़े, चाहे 5 जोड़े, तो क्या वह विषम होगा कि नहीं होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसको प्रूफ करना है तो इसके लिए हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सहारा लेना पड़ेगा। सहारा लेने का मतलब क्या होगा, यूक्लिड विभाजन क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं कि कोई भी धनात्मक संख्या है उसको a बराबर BQ प्लस R के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या 6Q प्लस में 1, यानी 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस में 5, इसमें सबसे कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें सबसे कॉमन आ रहा है 6Q आ रहा है। क्या आ रहा है, 6Q। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मान लेंगे, क्या करेंगे, माना कि वह धनात्मक, धनात्मक कहने का मतलब जो पॉजिटिव हो, यानी प्लस में चिन्ह हो उसका, तो वह धनात्मक पूर्णांक संख्या x है। क्या है, x है। तो वह x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू यहाँ पे सब में कॉमन क्या मिल रहा है, तो 6Q मिल रहा है। क्या मिल रहा है, तो 6Q। तो यहाँ पे वह x का वैल्यू और भी बदलते जाएगा, यानी 6Q हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 6Q प्लस 1, तो 6Q प्लस 2 कहाँ गया। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे वह धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो गया, x हो गया। तो हम क्या करेंगे, तो प्रश्न में सब में कॉमन है 6, यहाँ पे सब में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। तो अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखें तो यहाँ पे 6Q, यानी यह किसका काम कर रहा है, B का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, B का काम कर रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न से B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। B का वैल्यू क्या होगा, 6। अब यहाँ पे हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब लिखते हैं तो वह संख्या यानी a बराबर BQ प्लस में R लिखना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो यह जो Q है वह Q क्या है, धनात्मक कोई भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो यहाँ पर अगर R की बात करें तो R का एक रिलेशन आपको पहले ही बताए हैं, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जो R का रिलेशन होता है वह बताता है कि R का वैल्यू होगा वह हमेशा 0 से शुरू होगा लेकिन जाएगा कहां तक, b से छोटा तक, यानी b से क्या होगा, 1 छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो r का वैल्यू होगा वह 0 से शुरू होगा और जाएगा कहां तक, तो b से छोटा, यानी r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन कभी भी 6 नहीं होगा। इसका मतलब जब b पता चल गया, r पता चल गया, और यहाँ पे लिखेंगे कि q क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो इसका मतलब अब क्या है, तो यहाँ पे जब और वह संख्या क्या है, वह संख्या x पता चल गया, यानी x का मतलब वह पूर्णांक संख्या a बराबर क्या है, x है।
ए मतलब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ए लिखते हैं ना, तो ये का वैल्यू कितना दे दिया है, एक्स दे दिया है। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिखेंगे, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहते हैं, तो वह बोलते हैं कि यह जो ए होगा वह बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है, तो ए वह संख्या है, क्या है, एक्स है। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू। तो बी का वैल्यू कितना दिया है, 6, और क्या क्यू तो कॉमन है, क्यू क्या है, यह कोई भी पूर्णांक है। और यहाँ पे आर का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो अगर आर का वैल्यू 0 रखते हैं तो यह क्या हो जाएगा, 6q ही होगा। फिर उसके बाद में x यह आते जाएगा और वह फिर b का वैल्यू 6q और r का वैल्यू अगर 1 रखें तो यह 6q प्लस में 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6q प्लस में 2 हो जाएगा, यह क्या होगा, 2 होगा। फिर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर 6q प्लस में 3 और फिर x बराबर 6q प्लस में 4 और 6x बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस में 5। इसको तो हम इस फॉर्मूला से सजा दिए, एकदम अरेंज करके लिख दिए। अब हमको यहां से एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लाना है जिससे यह सिद्ध हो जाए कि जो 6q प्लस में 1 है, चाहे 6q प्लस में 3 है, चाहे 6q प्लस में 5 है, वह क्या है, यह विषम है। तो सबसे पहले इसमें जो बच रहा है, यानी 6q बच रहा है, 6q प्लस में 2, 6q प्लस में 4 बच रहा है, तो वह क्या होगा, अगर वह सम संख्या होगा तभी ना यह विषम संख्या होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पूर्णांक संख्या होते हैं वह पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, तो पूर्णांक संख्या होता है सम संख्या तथा विषम संख्याओं का सम्मिलित रूप होता है। तो यहाँ पे तो सम्मिलित रूप है, बट इसमें से हम लोगों को क्या करना है, छांट देना है कि कौन सम है। तो यहाँ पे कौन सम है, तो सम कहने का मतलब देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे कि 6 में अगर सम से गुना करें चाहे विषम से गुना करें, यह क्या आ रहा है, सम आ रहा है। अगर सम में हम सम जोड़ते हैं, यानी अगर सम में अगर सम जोड़ते हैं तो वह क्या आता है, सम ही आता है। क्या आता है, सम आता है। तो 6q क्या है, सम है। तो 6q में 2 जोड़ेंगे, चाहे 6q में 4 जोड़ेंगे, चाहे 6q में, यहाँ पे आगे तो नहीं दिया है, लेकिन 6q में अगर 4 जोड़ेंगे, चाहे 2 जोड़ेंगे, चाहे 0 जोड़ेंगे, तो वह क्या होगा, सम ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि 6q एक धनात्मक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है, ठीक है। तो इसका मतलब सम में सम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सम ही होगा। तो लिखेंगे इसलिए 6q या 6q प्लस में 2 या 6q प्लस में 4 क्या है, यहाँ पे धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। क्या लिखेंगे, धनात्मक, क्या लिखेंगे, धनात्मक सम पूर्णांक संख्या है। जब इसको हम प्रूफ कर दिए कि यह क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है, तो जो बचेगा वह क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः 6q प्लस में 1 या 6q प्लस में 3 या 6q प्लस में 5 धनात्मक विषम संख्या होगी। इसी को क्या करना है, हमको प्रूफ करना था, और यह हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सम में अगर विषम जोड़ते हैं तो वह क्या होता है, विषम होता है। यानी सम में विषम को जोड़े हैं तो क्या है, विषम आया है, और वहीं सम में अगर सम को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम ही आएगा। तो यह क्या हुआ हमारा, यह सॉल्यूशन था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे वीडियो पॉज करके आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं।
फिर से एक नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यह क्वेश्चन दिखने में बहुत ही थोड़ा लेंदी दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 616 है संख्या, पूरा इकट्ठा भीड़ किया गया है यहाँ पे 616 आदमी को, और 32 आदमी वाले एक स्तंभ, यानी इस तरह खड़ा खड़ा लाइन है, उसी में क्या करना है, इसमें इन लोगों को परेड करना है। तो बताना है कि अगर जो इन सबको अगर काउंट किया जाए तो इसमें कितने लाइन में वे क्या करेंगे, मार्च करेंगे। यानी मार्च करने का मतलब क्या होता है, परेड कर सकते हैं। इसका मतलब अधिकतम बोला है, तो जब अधिकतम बोले तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वह किसकी बात कर रहा है, HCF की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, HCF का। तो अगर HCF का बात किया है, इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों को HCF निकालना है, और वही HCF का जो मान होगा वही यहाँ पे स्तंभों की, यानी अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना कि यहाँ पे कुल सेना की संख्या A बराबर 616, A मान लेंगे 616 को, और 32 सदस्य वाली आर्मी बैंड के पीछे, यानी क्या लिखेंगे, आर्मी बैंड की संख्या, आर्मी बैंड की संख्या, इसको B मान लेंगे, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यह क्या कहता है, यह कहता है A बराबर BQ प्लस में R। क्या कहता है यह फॉर्मूला, A बराबर BQ प्लस में R। तो A का वैल्यू कितना है, तो 616, और B का वैल्यू कितना दिया है, तो 32 दिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 32 गुने। अब Q का वैल्यू क्या लिखे, तो यहाँ पे वही झंझट आया, तो हमारा भी दिमाग काम करता है। हम क्या करेंगे, हम लोग इसको रफ वर्क कर लेंगे। तो यह क्या करेंगे, 32 से भाग लगाएंगे, किसमें, 616 में। 32 दूनी तो 64 होता है, तो एक बार में भाग लगेगा, तो एक बार में यह क्या हो जाएगा, 32, यहाँ से क्या हुआ 9, और यहाँ से 5 में से 3 गया तो 2, और यहाँ से 6। अब यहाँ पे हम लोगों को भाग देना है, तो लास्ट में क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 8 से भाग दें तो कटेगा कि नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 8 से कट सकता है। तो 8 दूनी 16 86, 1 8 3 24 1 25, फिर और भी आगे कट सकता है, 9 से काटेंगे, तो 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 3 का 27 1 28, यहाँ से कट सकता था। तो यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 8, फिर यहाँ 9, 8 से 8 गया तो कैंसिल, 2 से 2 गया तो कैंसिल। इसका मतलब यहाँ Q का वैल्यू क्या आएगा, तो 19 आएगा, यानी 19, और जोड़ R का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8। क्या R का वैल्यू 0 है, 0 है, तो नहीं। तो जब 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ से A गायब हो जाएगा, यानी A गया तो यह जो B है वो किस में बदल जाएगा, A में बदल जाएगा, यानी B बदल गया A में, तो 32 बराबर, और R किस में बदल जाएगा, तो B में बदल जाएगा, यानी 8। तो 8 चौका 32 तो हमको पता है, और यहाँ पे 32 से 32 गया तो कितना बचेगा, 0। तो यहाँ पे तो R का वैल्यू कितना हो गया, 0। जब R का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, R इक्वल टू 0, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF, यानी HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8। और यही ना हो गया अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी, जिसमें आर्मी मार्च करेंगे, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना होगा,
8 होगा। आप इसको नोट डाउन कर लें। यहाँ पे जो चौथा नंबर क्वेश्चन है वो चौथा नंबर में बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आप किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए बताएं कि वह संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप में होता है या नहीं होता है। इस चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या निकालेंगे, तो इससे हम लोगों को जिस तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी तरह इस क्वेश्चन को भी पहले हम लोग क्या करेंगे, सजाएंगे। यानी इसमें देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है 3m, दोनों में कॉमन क्या है, 3m है। तो यहाँ पे जो 3 है वह 3 क्या हो जाएगा, तो 3 बी का काम करेगा। 3 किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। और यहाँ पे 1 जो है और यहाँ पे 0 है, 0 हाइड हो चुका है, तो यह किसका काम कर रहा है, शेषफल का काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से क्या निकल रहा है। तो प्रश्न में हमारा 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 को क्या मानेंगे, बी, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वह किसके फॉर्म में दिया गया है, बी क्यू प्लस में आर के फॉर्म में दिया गया है। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3। तो जब आपको पता है कि जो आर का वैल्यू होगा वह आर का वैल्यू 0 से शुरू होता है और जाता कहाँ तक है, इसके बी के एक अंक पहले तक। तो यहाँ पे बी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, फिर क्या हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यह किसका वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हुआ, आर का वैल्यू हुआ। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। उसके लिए हम लोगों को ए चाहिए, तो मान लेंगे कि वह संख्या क्या है, y है, z है, q है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मानेंगे, माना कि वह धनात्मक संख्या a बराबर, यहाँ पे x तो पहले माने थे, y मान लेंगे, y है, यह मान लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या बोलते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड बोलते हैं कि जो a का वैल्यू होगा वह बी क्यू प्लस आर के बराबर होगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, तो a को क्या माने हैं, y माने हैं। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और यहाँ पे q का वैल्यू जो है वह क्या लिखेंगे, q ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, q लिखेंगे। आप कहिएगा m क्यों नहीं लिखेंगे, तो m का भी रीजन हम देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी इसका वर्ग 3m के रूप में होगा, न कि यहाँ पे धनात्मक संख्या 3m के रूप में होगा। जब धनात्मक संख्या को ही हम लोग 3m मान लेंगे, यानी q के बदले में m मान लेंगे, तो हमारा वर्ग करने के बाद में वो क्या हो जाएगा, m² हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको m नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q और प्लस r का वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो यह क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। फिर यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस में 1, और फिर y इक्वल टू क्या होगा, 3q प्लस में 2, ऐसा हुआ। यानी 3q आया, 3q1 और 3q प्लस में 2 आया। अब हमको प्रूफ करना है कि किसी धनात्मक का वर्ग, यानी इसी का वर्ग क्या होगा, 3m के रूप में होगा या 3m+1 के रूप में होगा। तो इसके लिए करेंगे क्या, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी संख्याओं का वर्ग कर करके देखेंगे। तो यहाँ पे वर्ग करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे y इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 3q है, 3q है। अब यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, y² इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, यही ना होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, और यह q का स्क्वायर यानी q² हो जाएगा। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है कि धनात्मक संख्या का वर्ग 3m के रूप में होगा।
तो हम लोग देखें कि वाई स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है, 9q स्क्वायर की। तो 9q स्क्वायर के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 9q स्क्वायर के बदले में हम लोग यहाँ पे अगर 9 को तोड़े तो 3 और यहाँ पे 3 में बदलेगा कि नहीं, 3 गुने 3 और यहाँ पे क्यू स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर इसके साथ हो जाएगा। यानी हम लोग वाई स्क्वायर को 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 9q स्क्वायर के बदले में क्या लिखेंगे, 3 गुने 3 क्यू स्क्वायर हो गया। अब हमको क्या करना है, 3m प्रूफ करना है, यानी किसी संख्या का वर्ग 3m के रूप में होगा कि नहीं। तो m के लिए क्या बोला है यहाँ पे कि m क्या है, धनात्मक, चाहे कोई भी क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे चूंकि m बराबर 3q स्क्वायर लिख देंगे। क्यों, क्योंकि लिख देंगे कि यह क्या है, कोई पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक। और कोई भी पूर्णांक होगा वह 3q स्क्वायर के रूप में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जैसे अगर देखा जाए तो 3 को ही ले, अगर 3 को ले तो 3 को हम लोग 3 गुने 1 का स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे कि m बराबर 3q स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 तो यहाँ पे 3 है और गुना 3q स्क्वायर के बदले में क्या मान लिए हैं, m मान लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यह क्या हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। यह वो किसी धनात्मक संख्या का वो स्क्वायर 3m के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। अब क्या करना है हमको, 3m+1 के रूप में प्रूफ करना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसके लिए यहां पर लिखेंगे फिर y इक्वल टू 3q+1 लेंगे, 3q प्लस में 1 लेंगे। अब इसका स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस में 1 का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस में 2 गुने क्या हो जाएगा, 2ab होता है, यानी 2 3 6, यानी 6q और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा। अब इसमें से चाहे तो हम इसको, यह क्या है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे दोनों में से अगर 3 को कॉमन करे तो कॉमन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस में यह क्या हो जाएगा, 2q प्लस में 1 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको यानी 3q स्क्वायर प्लस में 2q को क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस में 1 और यहाँ पे लिख देंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस में 2q और यहां से क्या आ गया, तो यहां से इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से क्या प्रूफ हो गया कि किसी भी धनात्मक संख्या का स्क्वायर 3m या 3m+1 के रूप में होता है। और यही क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पे इस जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.1 का लास्ट नंबर क्वेश्चन बोला है, पिछले क्वेश्चन के जैसा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक है अगर उसका घन करे, घन मतलब क्या होता है, उसको 3 बार गुना करे यानी उसका क्यूब करे, तो क्या वह किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए वह 9m या 9m प्लस में 1 या 9m प्लस में 8 के बराबर होगा कि नहीं होगा, के रूप में होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से हमारा b पता चल जाएगा, b क्या होगा, यहाँ पे यह 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9। तो यहाँ पे r इक्वल क्या हो जाएगा, r का मान क्या होता है, इससे एक कम, यानी क्या हो जाएगा, 0 से शुरू होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यह जाएगा बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको सजा कर लिखेंगे। अब हम मान लेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि वह संख्या a बराबर क्या मान लेंगे, यहाँ पे y मान लेंगे। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
प्रमेयिका से। युगलिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, तो वह संख्या यानी a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस में r। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है y है, तो y इक्वल टू बी क्यू, यानी b का वैल्यू क्या है तो 9 है, तो 9, और यहाँ पे q का वैल्यू q और r का वैल्यू 0 रखेंगे तो यह 9q ही होगा। फिर अगर 1 रखें तो 9q प्लस में 1, फिर उसी तरह 9q प्लस में 2, फिर ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा 9q प्लस में यहाँ पे 8 तक जाएगा। अब इसी चीज को क्या करना है प्रूफ करना है। अब प्रूफ करना है इसका घन करना है यानी क्यूब करना है। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अब घन करेंगे तो किसका घन करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग छोटे से संख्या से शुरू करेंगे। तो छोटा संख्या क्या है 9q है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे कि y बराबर 9q, दोनों तरफ इसका क्या करेंगे घन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन करने का मतलब होता है क्यूब करना यानी 3 बार गुना करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई क्यू इक्वल टू 9q का होल क्यूब। तो 9 को 3 बार गुना करते हैं तो क्या आता है 243 आएगा। क्या आएगा 243। फिर से 243 गुना करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 गुने 9 गुने 9, तो 9 9 81, और यहाँ पे फिर 9 से गुना होगा तो 9 एकम 9 और 9 अट्ठे 72, तो यहाँ पे 729, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 729, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 9m में बदलना है तो 9m से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 9 को कॉमन करेंगे। क्या करेंगे 9 को अगर कॉमन करेंगे तो y क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू, तो 9 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 81 में उसमें कट सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 क्यूब। तो यह 81 क्यूब को क्या मान लेंगे हम लोग m मान लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा y क्यूब इक्वल टू 9m के इक्वल हो जाएगा। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे 9q प्लस 1 का क्यूब करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y क्यूब इक्वल टू 9q प्लस में 1 का क्यूब करेंगे। तो इसका क्या होता है, तो इसका होता है y क्यूब, यह तो प्रूफ हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा a क्यूब, यानी यह क्या हो जाएगा 9q का क्यूब। तो 9q का क्यूब क्या हो गया 729 क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 729 और यहाँ पे क्यूब प्लस में क्या होता है 3a²b, यानी यह क्या हो जाएगा 3a², यानी a² यानी 9q का होल स्क्वायर। तो 9q का होल स्क्वायर क्या है तो 81, यहाँ पे q², और गुने में b होता है तो b का वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे गुना में 1 लिख देंगे प्लस फिर क्या होता है 3ab²। तो a का वैल्यू कितना दिया है तो 9q दिया है और गुना b² यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और प्लस में क्या होता है b क्यूब, यानी 1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा। अब हमको इतना को क्या करना है 9m में बदलना है। क्या करना है 9m में बदलना है। तो 9m में बदलने के लिए क्या करेंगे इसमें से 9 को कॉमन करेंगे। तो 9 को इसमें से अगर कॉमन करते हैं तो यह क्या आएगा, तो 9 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, यानी 9 81 क्यूब, और प्लस में 9 से भाग लगाएंगे तो 9 अट्ठे 72, यानी 8 तिरका 24, यानी 24 q² प्लस यहाँ से 9 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा 3q, यानी यह क्या होगा 3q, और यह प्लस 1 को इसी तरह छोड़ देंगे। अब इतना के बदले में हम क्या मान लेंगे m मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m प्लस में 1 हो गया, यानी y का क्यूब किसके फॉर्म में हो गया 9m प्लस में 1 के फॉर्म में हो गया। अब बिल्कुल यह इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे, और फिर एक बार और इसको सॉल्व करेंगे किसके लिए 9m प्लस में 8 के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y इक्वल टू यहाँ पे 9q और प्लस में 2, यह 2 वाला लेकर चलेंगे क्योंकि 2 क्या है b है और b का q यानी 2 का q क्या होगा 8, तो यह प्रूफ हो सकता है, इसलिए हम लोग 9q प्लस में 2 को लेकर चलेंगे। दोनों तरफ अगर q करते हैं तो यह दोनों तरफ q होगा, तो यहाँ पे y क्यूब ऐसे ही रहेगा, और 9q का क्यूब कितना आया है तो 729 क्यूब, तो यहाँ पे 729 क्यूब प्लस में
ए स्क्वायर यानी 9 का क्यूब, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, यहाँ पे क्यू स्क्वायर और इंटू में बी, यानी बी का वैल्यू कितना दिया है तो 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 प्लस में 3 इंटू या क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना दिया है 9 क्यू और गुने बी स्क्वायर यानी 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और प्लस में बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8। अब यहां से हमको इस सब के बदले में कितना प्रूफ करना है 9m प्रूफ करना है, तो हम 9 इसमें से सब में से क्या करेंगे कॉमन करेंगे, तो 9 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 81 क्यू क्यू प्लस में 9 कॉमन करेंगे तो 9 9 81 यानी 9 दूनी 18 तिहाई 54, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 कॉमन करेंगे तो 4 तिहाई 12 क्यू और प्लस में क्या हो जाएगा 8। इतना के बदले में हम क्या मानेंगे m मानेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9m प्लस में 8 और यह क्या होगा y क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड से हमारा यह प्रूफ होता है कि किसी भी धनात्मक संख्या का जो स्क्वायर होगा वह स्क्वायर नहीं क्यूब वह किसके फॉर्म में होगा तो 9m या 9m प्लस में 1 या 9m प्लस में 8 के रूप में होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत समझ में आए होंगे। तो बने रहिए हौसला बैच के साथ और अपना जितना भी डाउट है उसको क्लियर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिलहाल आपका धन्यवाद।